Hello students, good morning. I am real गया है 6,800 में से उसे, फिर जब वो 6,800 देने गया तो 10% उसे कैश डिस्काउंट मिला, मतलब 680 रुपये उसे छूट मिली। तो नगद उसने कितना दिया? 6,120 रुपये। हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, तो ये 3 जनवरी वाली हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट है 4 जनवरी को किरमानी से माल खरीदा 3,000 रुपये का। किरमानी से माल खरीदा जनवरी 4 को किरमानी से माल खरीदा 3,000 का, मतलब यहाँ नाम आ रहा है, खरीदना आ रहा है, मतलब हमने किरमानी से उधार माल खरीदा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू किरमानी। ठीक है, कितने हज़ार रुपये का माल खरीदा हमने? 3,000 रुपये का माल खरीदा है। यहाँ आ गया 3,000 रुपये। बीइंग, यहाँ भी वही आएगा, गुड्स
परचेस। ये हो गई हमारी 3 एंट्रियाँ। पहले में हमने लोन लेकर व्यापार प्रारंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि शास्त्री लोन। सेकंड नंबर पे हमने 3 जनवरी को माल खरीदा 15% व्यापारिक छूट पर, तो 8,000 रुपये का माल व्यापारिक छूट पर खरीदा, तो 8,000 रुपये के माल में से 15% व्यापारिक छूट घट जाती है डायरेक्ट। इसका मतलब रियल में हमने माल कितने का खरीदा, 6,800 का। फिर 6,800 का माल खरीदा तो उस पर हमें 10% कैश डिस्काउंट मिला, तो 6,800 का 10% कैश डिस्काउंट 680 हो गया। इसका मतलब हमें कैश कितना पेमेंट करना, 6,120 रुपये। तो यहाँ हमें जनरल एंट्री में व्यापारिक छूट घटाने के बाद जो पैसा आता है उसी का हिसाब दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो 6,800 का सबसे पहले जब भी प्रश्न के अंदर व्यापारिक छूट आए तो जो सूची मूल्य का जो माल है उस पर व्यापारिक छूट निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, और वो जो पैसा आएगा वही परचेस के सामने लिखा जाता है। फिर उसमें से यदि नगद छूट का उल्लेख किया गया है तो हम नगद छूट माइनस करेंगे, और यदि नगद छूट नहीं दी जा रही है तो व्यापारिक छूट तो दी जाएगी। व्यापारिक छूट यदि प्रश्न में दिए गए हैं तो व्यापारिक छूट हमें देना ही है, ठीक है। तो ये, और 4 जनवरी को उसने किरमानी से माल खरीदा, मतलब उधार खरीदा गया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किरमानी। नेक्स्ट दिया गया है 8 जनवरी को, तो 8 जनवरी का हम इस साइड में करते हैं। अभी बीच में आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी। आप लोगों को यदि आवाज़ नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं नहीं देख पाता उसको कि आवाज़ आ रही है या नहीं। आप लोगों को यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो आप तुरंत मुझे बता दिया करें कि आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। कौन सी तारीख है, 8 जनवरी। ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। इस पेज का जो बैलेंस है वो हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इस टोटल कितना हो गया, 20 और 6 26 और 3 29,800, और इसी प्रकार से इधर भी 29,800 रुपये। ये लाया जाएगा ब्राउट डाउन 29,800, और यहाँ भी 29,800। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, जनवरी 8 को, यहाँ लिखेंगे जनवरी 8। विश्वनाथ को 4,000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा और 10% नगद बट्टे पर बेचा। विश्वनाथ को हमने माल बेचा है। अब इसमें 20% व्यापारिक छूट दी है और 10% नगद छूट दी है। वे माल बेचा है, तो यदि हमने डायरेक्ट लिखा रहता कि विश्वनाथ को माल बेचा है तो विश्वनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि 20% व्यापारिक छूट और 10% नगद छूट है, और साथ में लास्ट में उसने लिखा है कि उसने आधी राशि नगद दी, उसने आधी राशि नगद दी। अब देखिए, पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमने विश्वनाथ को कितने का माल बेचा है, 4,000 रुपये का माल बेचा। अब 4,000 रुपये के माल में हमने उसको बोला कि भैया तेरे को मैं 20% व्यापारिक छूट दूंगा। इसका मतलब 20 पंजे 100 8 40, मतलब 800 रुपये की हम व्यापारिक छूट दे रहे हैं। तो 4,000 रुपये का माल हम उसे 3,200 रुपये में बेच रहे हैं। विश्वनाथ को 4,000 रुपये का माल 3,200 रुपये में बेच रहे हैं। अब 3,200 रुपये का सेल किया गया, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि वो आधी राशि नगद दे रहा है, आधी राशि नगद दे रहा है और आधा उधार है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ को हम जब माल बेच रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री होगी, पहला तो आधा नगद और आधा उधार है, तो पहले उधार वाली एंट्री करते। उधार वाली एंट्री क्या होगी, विश्वनाथ डेबिट 3200 में से 1,600 रुपये का हमने उधार बेचा उसे। विश्वनाथ जब उधार बेचा जाता है तो पाने वाला डेबिट, मतलब यहाँ विश्वनाथ पा रहा है, तो विश्वनाथ डेबिट
और आधा नगद है। अब आधा नगद है, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और साथ में इस पर 10% डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि भैया हमने उसको सेल कितने का किया, 4000 का माल था, 20% व्यापारिक छूट कितनी है, 800, वो माइनस कर दी, तो रियल में हमने कितने का माल बेचा, 3200 का। सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया कि भैया 3200 रुपये का माल हमने तेरे को बेचा है। अब उसके बाद वाली स्टेप है कि उधार है कि नगद है। 3200 का माल बेचा है, ये 3200 का हिसाब करना है। अब वो बोल रहा है कि आधा पैसा मैं नगद दूंगा और आधा उधार, तो उधार के लिए हमने विश्वनाथ का खाता डेबिट कर दिया, चल 1600 रुपये तेरा खाता डेबिट बाद में दे देना। तो विश्वनाथ का खाता डेबिट हो गया 1600 से। अब बचा 1600 रुपये, 1600 रुपये वो नगद दे रहा है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो नगद देगा उस पर 10% कैश डिस्काउंट देना है। तो 1600 रुपये जो दे रहा है वो 1600 रुपये पर हम उसे 10% कैश डिस्काउंट देंगे, मतलब 1600 का 10% कितना हो गया, 160 रुपये हम उसे कैश डिस्काउंट देंगे। तो 1600 रुपये में से क्रेडिट में लिख दिया मैंने से, 1600 रुपये में से 160 रुपये हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब वो हमें कितना देगा, 1440 रुपये कैश देगा। तो 1440, ये दोनों के यदि हम जोड़ेंगे तो 1440 और 160, ये हो जाएगा 1600 रुपये। तो 1600 और 1600 तो कितना हो गया, 3200 रुपये। भाई इसको समझने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है कि 4000 रुपये सूची मूल्य का माल बेचा जा रहा है। ठीक है। अब 4000 रुपये सूची मूल्य के माल में व्यापारिक छूट कितनी दी जा रही, 20%। तो 4000 का 20% निकाला 800, वो माइनस कर दिया तो कितना बचा, 3200 रुपये। 3200 रुपये का माल रियल में हमने बेचा है, तो सेल्स कितना किया, 3200 का। अब हमें डेबिट में 3200 लाना है। अब उसमें क्या दिया है कि आधा नगद है आधा उधार है। जब उधार बेचा जाता है तो जिसको बेचा जा रहा है वो डेबिट होता है। विश्वनाथ को बेचा तो विश्वनाथ डेबिट हो गया आधा, मतलब 3200 का हाफ 1600 रुपये डेबिट हो गया। अब जो 1600 रुपये दे रहा है उस पर शर्त के अनुसार 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसे, मतलब 1600 में भी हमने बोला कि भैया 10% तेरे को डिस्काउंट दे देता हूँ, तो 160 रुपये उसको हमने डिस्काउंट दे दिया और 1440 रुपये उसने हमें कैश दिया। ठीक है। तो ये वाली जनरल एंट्री इस प्रकार से हम जब ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और आधा नगद और आधा उधार, ये सबसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला केवल ये जर्नल वाली एंट्री आती है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है। इसको एक दो बार यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम आसानी से कर देंगे। चलिए, हो गया हमारा ये 1 तारीख, 3, 4 और 8 जनवरी। अब हम आगे करते हैं 9 जनवरी का। निजी प्रयोग के लिए निकालें, नगद 100 रुपये और माल 200 रुपये। भी निजी प्रयोग के लिए निकाले गए। निजी प्रयोग जब भी शब्द आएगा तो हम क्या लिखेंगे, आहरण। आहरण खाता डेबिट होगा और उसने कैश नगद निकाला और माल निकाला, तो टू कैश अकाउंट और टू परचेस अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, कौन सी तारीख है, जनवरी 9। जनवरी 9 ड्राविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेस अकाउंट। कैश कितने का हमने निकाला है, 100 रुपये का उसने नगद निकाला और 200 रुपये का माल निकाला, मतलब टोटल आहरण कितने रुपए का किया उसने, 300 रुपये का किया। बीइंग कैश एंड गुड्स विड्रॉ, माल और रोकड़ का आहरण किया गया। 14 जनवरी को किरमानी को 500 रुपये का माल वापस किया। जनवरी 14, किरमानी से कितने रुपए का माल खरीदा था हमने, 3000 का। जब माल आया तो पता चला कि 500 रुपये का माल उसमें ख़राब है, तो किरमानी को वापस किया जाएगा। तो किरमानी पाने वाला है इसलिए डेबिट, किरमानी डेबिट टू खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है, इसका मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट। 500 रुपये का माल हमने
किरमानी को वापस कर दिया। बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, तो ये यहाँ तक की हमारी एंट्री हो गई। आगे दिया गया है वेतन दिया 200 रुपये। तो वेतन देने पर क्या एंट्री होगी? देखिए यहाँ तक की एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि 2015 जनवरी को उसने क्या किया, व्यापार प्रारंभ किया। कितने से? 20,000 रुपये से। लेकिन ये 20,000 रुपये कहाँ से लाया? अपने फ्रेंड रवि शास्त्री से उसने लोन लिया। जब रवि शास्त्री से लोन लेगा तो केस तो आएगा ही। भाई हम लोन ले चाहे हमारे पास का पैसा व्यापार में लगाएं, केस व्यापार में आता है, तो रोकड़ खाता डेबिट हो गया। अब यहाँ पर यदि वो सेल्फ खुद का पैसा लगाता है तो हम क्या लिखते हैं? कैपिटल। लेकिन यहाँ उसने उधार लेकर के व्यापार शुरू किया, तो किससे उधार लिया? रवि शास्त्री लोन अकाउंट। तो क्या हो गया? केस अकाउंट डेबिट टू रवि शास्त्री लोन। सेकंड नंबर की एंट्री, उसने क्या किया? माल खरीदा। सेकंड नंबर में क्या किया है? परचेस किया है मोहिंदर से 8,000 रुपये सूची मूल्य का माल उसने खरीदा है। तो 8,000 रुपये का माल 15% व्यापारिक छूट पर खरीदा। तो 8,000 का 15% व्यापारिक छूट उसे मिला। तो रियल में कितने का आया? 15% व्यापारिक छूट घटाने के बाद 1,200 रुपये व्यापारिक छूट मिली, मतलब 6,800 रुपये का माल खरीदा। फिर 6,800 रुपये जब कैश दिया तो उस पर उसे नगद छूट मिली 10%, मतलब 680 रुपये की छूट मिली और 6,120 रुपये उसे पेमेंट करना पड़ा। तीसरे में फिर किरमानी से माल खरीदा, मतलब उधार खरीदा है। तो उधार खरीदने पर तो माल आता है और जिससे खरीदा जाता है उसका खाता क्रेडिट, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू किरमानी। फिर है 8 जनवरी को विश्वनाथ को माल बेचा है। अब विश्वनाथ को हमने 4,000 रुपये मूल्य का माल बेचा, उस पर 20% व्यापारिक छूट दी उसे हमने, मतलब 4,000 पर 20% व्यापारिक छूट दी हमने। 800 रुपये, मतलब हमने उसे कितने हज़ार रुपये का माल बेचा? 3,200 रुपये का माल बेचा। उसमें भी उसने बोला कि मैं आधा नगद दूंगा और आधा उधार। तो उधार देने पर भाई हमने सेल कितने का किया? 20% घटाने के बाद 3,200, मतलब रियल में माल कितने का बेचा? 3,200 का। उसमें आधा उधार है, मतलब विश्वनाथ का अकाउंट डेबिट हो गया उधार होने पर 1,600 रुपये। अब आधा नगद दिया उसने, 1,600 नगद देने आया, उस पर भी हमने 10% डिस्काउंट दिया। तो कैश हमें कितना मिला? 1,440 और डिस्काउंट दिया 160 रुपये। फिर 9 जनवरी को उसने आहरण किया रोकड़ का और माल का। तो जब भी आहरण होता है तो आहरण खाता डेबिट रोकड़ खाते से और माल खाते से। और 14 जनवरी को फिर किरमानी से हमने जो माल खरीदा था 3,000 रुपये का, उसमें 500 रुपये का माल खराब निकला, तो किरमानी को वापस करेंगे। वापस करने पर किरमानी पाने वाला है, मतलब किरमानी डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। अब आगे के लिए मैं ये वाली साइड को मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को चलिए कौन सी तारीख आ गई अब है जनवरी 25। वेतन दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का वेतन दिया है? 200 रुपये का। जब भी वेतन दिया जाए, मजदूरी दी जाए, किराया दिया जाए, तो जो व्यय है वो डेबिट हो जाता है और जो कैश दिया गया है वो क्रेडिट हो जाता है। बीइंग सैलरी पेड। फिर है 26 तारीख को 100 रुपये का माल दान में दिया। 100 रुपये का माल दान में दिया गया है जनवरी 26 को। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, भाई दान में दिया गया, कैश देते तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता, माल दिया गया है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। परचेस अकाउंट। कितने रुपए का माल दान में दिया गया? 100 रुपये का माल दान में दे दिया गया। बीइंग चैरिटी
गुड्स गिवन एज चैरिटी, माल दान के रूप में दिया। ठीक है। 28 को मदन लाल से फर्नीचर खरीदा 800 रुपये का। 28 तारीख को मदन लाल से 800 रुपये का फर्नीचर खरीदा गया है। अब मदन लाल का नाम आ रहा है और फर्नीचर आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकती थी, केवल इतना आता कि फर्नीचर खरीदा गया। जब इतना ही लिखा हो कि फर्नीचर खरीदा तो यहाँ संपत्ति खरीदी जा रही है तो हम इसको नगद मानेंगे। लेकिन नाम आ रहा है कि मदन लाल से फर्नीचर खरीदा, मतलब फर्नीचर खरीदा, और मदन लाल से मतलब हमें मदन लाल का नाम याद रखना है, मतलब ये उधार व्यवहार है। तो यहाँ क्या आएगा, मदन लाल डेबिट, मदन लाल डेबिट नहीं होगा, परचेस, मतलब क्या खरीदा है हमने, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर डेबिट टू मदन लाल से हमने फर्नीचर खरीदा। कितने रुपए का, 800 रुपये का। बीइंग फर्नीचर परचेस। ठीक है। और लास्ट दिया है, दुकान का किराया दिया 100 रुपये। कितनी तारीख को है, 30 जनवरी को, जनवरी 30। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपए किराया दिया, 100 रुपये का किराया दिया। बीइंग रेंट पेड। ठीक है। अब हम इसको टोटल कर देंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पर यदि हम टोटल करेंगे तो देखिए ये पेज का टोटल यहाँ आ जाएगा और कैरी इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये जनरल का टोटल आप कर लेना। यहाँ पर इतनी सारी जो जनरल एंट्री थी इसमें ऐसी कोई भी समस्या वाली नहीं थी, केवल एक ही समस्या वाली थी कि विश्वनाथ को माल बेचा गया है जो कि 20% व्यापारिक छूट पर, 10% नगद छूट पर, और उसमें भी आधा उधार है और आधा नगद है। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई से जनरल एंट्री नहीं आएगी। इसके बाद तो बाकी जितने भी है हमने सभी वाली जनरल एंट्रियाँ बार बार करी। वेतन दिया, दान दिया, फर्नीचर खरीदा, किराया दिया, ये सभी बार बार एंट्रियाँ हम ये कर रहे हैं। आहरण किया, किरमानी को माल परचेस रिटर्न किया, ये सारी जनरल एंट्री हमने करी। ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं बैंक संबंधी जनरल एंट्रियाँ, कि बैंक व्यापारी आज के समय में बैंक से ज़्यादा लेन देन करता है। आज के समय में बैंक से ज़्यादा उसका लेन देन होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो किस प्रकार से उसकी एंट्रियाँ होगी, उसकी जनरल एंट्री किस प्रकार से की जाएगी, बैंक संबंधी जनरल एंट्री। तो बैंक संबंधी जनरल एंट्री किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहला एंट्री दी है कि नगद व्यवहार करने पर। सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी कि नगद व्यवहार करने पर क्या एंट्री करेंगे हम। पहला मैं लिखता हूं, चलिए सबसे फर्स्ट है बैंक में खाता खोलते समय हमने मान लो बैंक में खाता खोला, बैंक में अकाउंट ओपन किया, 100 रुपये या 500 रुपये से हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो उस समय क्या होगा, रियल में हम खुद बैंक में जाते हैं, हमने हमारे सभी के बैंक अकाउंट है, हम बैंक में गए और हमने बैंक में खाता खोलने के लिए फॉर्म भरा और हमारा बैंक अकाउंट खुल गया, तो बैंक वाले ने हमारे से 500 रुपये लिए। इसका मतलब कि बैंक को हमने 500 रुपये दिए, मतलब 500 रुपये बैंक को दिए, मतलब वो 500 रुपये कहाँ जमा हो गया, हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया। देखिए दो प्रकार के बैलेंस होते, एक तो हमारे पास कैश बैलेंस होता है, मतलब नगद हमारी जेब में, और दूसरा होता है बैंक के खाते में होता है। अब ये बैंक के खाते में जमा होगा। अब दोनों कंडीशन में जब पैसा आता है तो डेबिट होता है और पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट हो चाहे कैश अकाउंट हो,
इसके आगे हम एक कैश बुक वाला पढ़ने वाले हैं। तो उसमें यही होगा, जब पैसा आता है रोकड़ आने पर, यदि बैंक में पैसा जमा हुआ तो डेबिट होगा, और यदि हमारे पास नगद आया तो भी क्या होगा, डेबिट होगा। भाई बैंक में पैसा आया मतलब हमने बैंक में क्या किया, जमा किया। तो बैंक में यदि हमने जमा किया है तो बैंक में पैसा आया तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि हमारे पास से पैसा गया, हमारी जेब से कैश चला गया ना, तो हम क्या करते हैं कि जब पैसा आता है तो डेबिट, और जब पैसा जाता है तो क्रेडिट। अब बैंक में पैसा आ गया तो डेबिट हो गया, और हमारे पास से नगद क्या हो गया, चला गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रोकड़ बैंक में जब नया खाता हमने खोला, बैंक में खाता खोला, तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक खाता डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगी, बैंक खाता या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। ठीक है, जब भी बैंक में हम पैसा जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रोकड़ खाता क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है मतलब बैंक में आ रहा है तो डेबिट, और हमारे पास से रोकड़ जा रही है इसलिए रोकड़ खाता क्रेडिट। अब ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा क्या होगा, बैंक से पैसा निकालने पर, बैंक से रोकड़ निकालने पर, बैंक से हम पैसा निकालेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा। बैंक से हमने पैसा निकाला मतलब हमारे पास नगद पैसा आया, जब पैसा आता है तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है। और दूसरा, बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक से पैसा निकलने पर क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पैसा आता है तो डेबिट और पैसा जाता है तो क्रेडिट। तो बैंक में जमा किया इसलिए बैंक खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट, और बैंक से जब पैसा निकाला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रोकड़ हमारे पास आ रही है तो डेबिट और बैंक से जा रही है इसलिए बैंक खाता क्रेडिट। और यहाँ जब जमा होने पर बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो बैंक खाता डेबिट और रोकड़ जा रही तो क्रेडिट। हम तो एक ही बात जाने, एक चीज़ को हम पकड़ ले, किसको, हम रोकड़ को पकड़ लेते हैं, हम कैश को पकड़ ले, हम बैंक को भूल जाए थोड़ी देर के लिए। हम कैश को ध्यान रखें कि कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, रोकड़ आ रही है कि जा रही है, बस इतना हमें ध्यान देना है। यदि रोकड़ आ रही है तो डेबिट और रोकड़ जा रही है तो क्रेडिट। भाई हमने बैंक में पैसा जमा किया, इसका मतलब रोकड़ जा रही है तो रोकड़ खाता क्रेडिट हो गया, मतलब बैंक खाता डेबिट करना है। ठीक, फिर हमने बैंक से पैसा निकाला तो हमारे पास रोकड़ आ रही है, इसका मतलब रोकड़ खाता डेबिट और बैंक खाता क्रेडिट। मतलब एक चीज़ को यदि हमने पकड़ लिया, मतलब यदि हमने एक डेबिट और क्रेडिट को यदि पकड़ लिया तो उसके अपोजिट जो है वो बैंक होना ही है, वो तो समझ गए। तो बैंक में पैसा जमा करने पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और बैंक से पैसा निकालने पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर सबसे पहला हो गया बैंक में खाता खोलते समय हो गया। अब बैंक से कार्यालय हेतु राशि निकालने पर, बैंक से पैसा निकाला हमने कार्यालय के लिए, वो दूसरी एंट्री हो गई। तीसरा है निजी कार्य हेतु आहरण करने पर, तीसरा कौन सा होगा, निजी कार्य हेतु बैंक से आहरण करने पर। भाई पर्सनल काम के लिए हमने हमारे बैंक अकाउंट में से, व्यापार के बैंक अकाउंट में से पैसा निकाला, एनी कंडीशन, चाहे माल निकाले, रोकड़ निकाले या बैंक से निकाले, यदि हम आहरण कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, ड्राविंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ड्राविंग्स अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ देखिए, अभी तक हमने क्या एंट्री करी, रोकड़ निकाली तो क्या करते थे हम, कैश अकाउंट, माल निकालता था तो क्या लिखते थे हम, परचेस अकाउंट। अब उसने बैंक से निकाला है, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है, हमारे पास से कैश नहीं गया है, बैंक से पैसा निकाला है, तो क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक। बैंक से रिलेटेड एंट्री में हम एक खाते को यदि पकड़ लेंगे तो बैंक अपने आप अपोजिट में चला जाएगा। यहाँ आहरण किया, आहरण खाता डेबिट कर दिया, मतलब बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो गया।
ठीक है, 3 एंट्रियाँ, बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री, बैंक से पैसा निकालने की एंट्री और आहरण करने की एंट्री, 3 हो गई। चलिए चौथा है, चौथी एंट्री हम देखते हैं चेक द्वारा लेन देन करने पर। देखिए पहली वाली हमने क्या किया है, नगद व्यवहार, पहला वाला कौन सा देखा अभी हमने, नगद व्यवहार, बैंक में जमा करना, बैंक से निकालना, और तीसरा है बैंक से आहरण करना, मतलब अपने निजी प्रयोग के लिए यदि बैंक खाते से आहरण किया है तो बैंक में जमा करने पर बैंक खाता डेबिट टू रोकड़ खाते से, बैंक से पैसा निकालने पर रोकड़ खाता डेबिट टू बैंक खाते से, और तीसरा निजी उपयोग के लिए आहरण किया तो आहरण खाता डेबिट टू बैंक खाते से। समझ गए, यहाँ पर 3 प्रकार की नगद व्यवहार किया जाता है। बैंक में जमा किया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से पैसा निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और तीसरा है जब हमने निजी उपयोग के लिए पैसा निकाला तो कैश अकाउंट ड्राविंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब यहाँ पर हमें नगद व्यवहार में एक को पकड़ना है, हमें तो एक रोकड़ को पकड़ लेना है, रोकड़ आ रही है तो डेबिट करना है, रोकड़ जा रही है तो क्रेडिट करना है, और उसके अपोजिट अपने आप बैंक अकाउंट हो जाएगा, बस हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कैश को पकड़ लो, रोकड़ आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट, ठीक है। अब चलिए जब चेक से व्यवहार होता है, आजकल बहुत सारे जो काम है चेक से ही हो रहा है, डिजिटल ज़माना है, हम फ़ोन पे चला रहे हैं, हम गूगल पे चला रहे हैं, हम ऑनलाइन बैंकिंग चला रहे हैं, तो ऐसे समय में डिजिटल जो भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री का वो पूरा होता जा रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल करेंसी का उपयोग करते जा रहे हैं। तो अच्छी बात है और हम सभी को डिजिटल करेंसी का उपयोग करना ही चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम से कम होता है। क्योंकि व्यापारी को देखना, कई बार व्यापारी आनाकानी करते हैं फ़ोन पे या इससे लेने से, कार्ड से लेने से, क्यों? क्योंकि वो पैसा सीधे उसके अकाउंट्स में जा रहा है और अकाउंट्स में जो पैसा गया उसका हिसाब उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और जो कैश में हम पेमेंट करते हैं उसका कोई हिसाब नहीं होता है। इसलिए ये 2 चीज़ें जब भी यदि कस्टमर यदि अलर्ट हो जाए, जागरूक हो जाए, तो जितने भी व्यापारी है वो गवर्नमेंट की जो इनकम बढ़ जाएगी। एक तो बिल लेना और दूसरा डिजिटल पेमेंट करना, चेक से पेमेंट करना, बैंक के माध्यम से लेन देन यदि किया जाए तो जितने भी व्यापारियों की जो धोखाधड़ी है या जितना भी वो सब बंद हो जाएगा। तो अगला कौन सा देख रहे हैं हम, चेक द्वारा लेन देन करने पर। जब भी चेक का मतलब होता है कि व्यापारी जब माल खरीदता है तो नगद न देकर के चेक दे देता है, और यदि जब माल बेचता है तो वह नगद न लेकर के चेक ले लेता है, सामने वाला चेक देता है। तो चेक का मतलब हम क्या समझे, चेक का मतलब होता है बैंक, सीधा सीधा चेक ऑब्लिक बैंक। मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, चेक चेक ऑब्लिक बैंक। मतलब यहाँ पर हम चेक का मतलब हम समझेंगे कि चेक मतलब बैंक अकाउंट, ठीक है। तो पहले नंबर पर ही हम देख लेते हैं कि चेक द्वारा किसी व्यक्ति को भुगतान किया, हमने माल खरीदा और उसको हमने चेक दे दिया। चेक दिया मतलब हमने किस माध्यम से पेमेंट किया, बैंक के माध्यम से पेमेंट किया है। तो किसी भी व्यक्ति को जब पेमेंट किया जाता है तो वो व्यक्ति क्या है, पाने वाला है, वो व्यक्ति क्या हो गया, पाने वाला हो गया। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो गई, पर्सनल या पर्सन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया है उसका अकाउंट्स क्या हो गया, डेबिट। अब यहाँ पर यदि हम रोकड़ देते तो रोकड़ हमारे पास से जाती तो हम क्या लिखते, कैश अकाउंट क्रेडिट लिख देते टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर हमने पेमेंट कहाँ से किया है, बैंक के माध्यम से किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने राम को 5,000 रुपये का चेक दिया, फॉर एग्जाम्पल राम को 5,000 रुपये का चेक दिया, राम को 5,000 का चेक दिया, क्या एंट्री करेंगे, पर्सन अकाउंट डेबिट। मतलब राम क्या हो गया, राम क्या हो गया, डेबिट, टू चेक मतलब बैंक, बैंक अकाउंट 5,000 और 5,000, ठीक है। जब भी हम किसी व्यक्ति को चेक देंगे उस व्यक्ति का खाता डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चेक
का दूसरा नाम है बैंक। चेक नहीं लिखेंगे, चेक का दूसरा नाम क्या है? बैंक। तो पहली एंट्री हो गई, जब किसी व्यक्ति को चेक से भुगतान किया जाता है तो उस व्यक्ति का खाता डेबिट और बैंक खाता क्रेडिट हो जाता है। दूसरा है संपत्ति के क्रय करने पर। जब संपत्ति खरीदी जाती है तो संपत्ति खरीदने पर हमने संपत्ति खरीदी तो संपत्ति आई, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा और उसका जो पेमेंट है वो हमने चेक के माध्यम से किया। 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा और उसका पेमेंट हमने किस माध्यम से किया? चेक के माध्यम से किया। तो भाई फर्नीचर खरीदा मतलब फर्नीचर तो संपत्ति है, तो संपत्ति जब व्यापार में आती है तो क्या होती है? डेबिट। इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट 10,000 रुपये, क्योंकि फर्नीचर तो आया। लेकिन अब हमने उसे दिया क्या? कैश देते तो टू कैश अकाउंट हो जाता, लेकिन हमने यहाँ क्या दिया? उसे चेक दिया। तो चेक का मतलब क्या होता है? बैंक होता है, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जब भी माल खरीदा जाएगा या फर्नीचर खरीदा जाएगा, संपत्ति खरीदी जाएगी तो परचेस अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जब उसका पेमेंट किया जाएगा चेक के माध्यम से किया जाएगा तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। बस कुल मिलाकर केवल इतना है कि जहाँ पर हम कैश लिख रहे थे वहाँ पर हमें बैंक लिखना है, बस इतना अंतर है। अभी तक जितने भी प्रश्न में हम खरीद रहे थे, बेच रहे थे, तो जहाँ पर भी कैश वर्ड आ रहा था उस जगह पर हमें बैंक शब्द का इस्तेमाल करना है। जब भी चेक से लेन देन होगा उस समय हम खरीद रहे थे तो रोकड़ दे रहे थे, रोकड़ की जगह अब हमने चेक दिया, मतलब कैश की जगह बैंक लिखना है। पैसा बेच रहे थे तो पैसा प्राप्त हो रहा था, कैश प्राप्त हो रहा था, तो हम बैंक लिख रहे थे, बैंक की जगह कैश लिख रहे थे तो उसकी जगह क्या लिखना है? बैंक। चेक द्वारा किसी व्यक्ति को भुगतान करना हो गया, संपत्ति खरीदना हो गया। तीसरा है माल खरीदने पर भुगतान चेक द्वारा करने पर। हमने संपत्ति खरीदी, अब इसकी जगह क्या खरीद रहे हैं? हम माल खरीद रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने 50,000 रुपये का माल खरीदा, ये सभी अभी एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं। 50,000 रुपये का माल खरीदा, माल आया व्यापार में तो परचेस अकाउंट डेबिट, और उसके बदले क्या दिया? चेक, मतलब बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। नेक्स्ट है व्यापारिक व्ययों का चेक द्वारा भुगतान किया। भाई कोई सा भी व्यय हो वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मान लो 1,000 रुपये के व्यय किए, कहाँ से किए? हमने चेक के माध्यम से किए, टू बैंक अकाउंट। ये हो गया। तो चेक द्वारा लेन देन करने पर, मतलब पहली एंट्री क्या थी? सबसे पहली वाली एंट्री, किसी व्यक्ति को हमने भुगतान किया, जैसे हमने राम को भुगतान किया तो राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, 5,000 रुपये का राम को चेक दिया है। तो चेक द्वारा लेन देन करने पर ये 4 एंट्रियां हैं, ए, बी, सी और डी। संपत्ति खरीदी, संपत्ति खाता डेबिट टू बैंक। माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्यापारिक व्ययों का भुगतान किया, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और हमने किसी व्यक्ति को चेक द्वारा भुगतान किया तो राम डेबिट टू बैंक। हर कंडीशन में यदि बैंक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और जो वस्तु आ रही है वो डेबिट हो रही है, और जो व्यक्ति पा रहा है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो ये चेक के द्वारा लेन देन करने पर ये वाली एंट्री होगी। चलिए आगे हम देखते हैं ग्राहक से चेक द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर। ग्राहक से चेक प्राप्त होने पर, ये वाली थोड़ी सी हमारे लिए क्रिटिकल स्थिति पैदा करता है कि जब हम किसी को माल बेचते हैं और माल बेचने के बाद वो यदि हमें नगद पैसा देता है, नगद नहीं चेक देता है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे? जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक न भेजा जाए। जैसे किसी व्यक्ति ने हमें चेक दिया तो यहाँ पर 2 दिन कंडीशन, जैसे हमें किसी व्यक्ति ने चेक दिया है
तो हमें चेक जैसे ही प्राप्त हुआ उसे हमने बैंक में जमा कर दिया। पहली बात ये हो गई। दूसरा, उसने हमें चेक दिया, उसे हमने ड्रॉज में रख लिया और हमने आज उसे बैंक में जमा नहीं किया, उसे हमने 2 दिन बाद बैंक में जमा किया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे? तो इस कंडीशन में देखिए, जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक न भेजा जाए, और दूसरा है प्राप्त चेक दूसरे दिन बैंक में जमा करने पर। तो सबसे पहले वाली एंट्री हम देख लेते हैं कि जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा किया, जैसे हमें चेक प्राप्त हुआ, प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा करने पर, हमें चेक प्राप्त हुआ और हमने उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो क्या होगा? हमें चेक प्राप्त हुआ, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम। भाई चेक प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? कस्टमर से प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले चेक प्राप्त हुआ मतलब बैंक में पैसा आया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम। मान लो श्याम से हमें चेक प्राप्त हुआ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि श्याम से हमें 10,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, तो क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, और 10,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। ये कौन सी कंडीशन है? जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा कर लिया जाएगा। चेक जैसे ही प्राप्त हुआ उसे उसी दिन हमने बैंक में जाके जमा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चेक आया और उसी दिन बैंक में जमा हो गया, तो बैंक खाते में जमा हो गया, मतलब बैंक खाता डेबिट, और किसने दिया? तो श्याम ने दिया। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन कौन सी होती है? बी कंडीशन कौन सी होती है कि प्राप्त चेक हम उसी दिन बैंक में जमा न करें, प्राप्त चेक किसी दूसरे दिन बैंक में जमा करने पर, किसी दूसरे दिन बैंक में जमा करने पर। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जैसे प्राप्त चेक दूसरे दिन बैंक में जमा करने पर, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 प्रकार की एंट्रियाँ करना होगी। अभी तक क्या हो रहा था? इसके पहले अभी तक हम क्या एंट्री कर रहे थे कि जैसे हमें चेक प्राप्त हुआ तो उसे हम कहाँ लिखते थे? हमारी कैश बुक में लिख लिया करते थे। यहाँ पर जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा किया जाए तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम, और जब प्राप्त चेक उसी दिन बैंक न भेजा जाए तो उसे हम क्या मानते थे? देखिए 2 कंडीशन यहाँ पर हो गई है। एक तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम। पहला, जब चेक जिस दिन प्राप्त हुआ उस दिन हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम, और जब दूसरे दिन बैंक में जमा होगा तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे मान लो 10,000 का चेक मिला तो हमने उस दिन बैंक में जमा करने नहीं गए, तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम। कि मान लो महेश से हमें चेक प्राप्त हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। क्यों? क्योंकि हम दूसरे दिन उसे जमा करने वाले हैं, और फिर उस दूसरे दिन जब बैंक में जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन बदल गई है। यहाँ पर क्या हो गया है? कंडीशन बदल गई है। कंडीशन कैसे बदल गई है कि अब ये जो कैश और बैंक जो लिखा जाता है कि जैसे पहले दिन जैसे हमें चेक प्राप्त हुआ तो हम क्या लिख देते हैं उसको? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम, क्योंकि दूसरे दिन हम जमा करने वाले हैं, तो हमने लिख दिया कि वो रोकड़ के रूप में हमारे पास आया और दूसरे दिन बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। तो यहाँ पर ये 2 एंट्रियाँ क्या हो गई? क्रॉस हो गई। कैश डेबिट और कैश क्रेडिट, मतलब इसका प्रभाव निष्प्रभावी हो गया। बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और यहाँ पर भी हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। इतना अंतर यहाँ पर ये है कि पहले दिन हमें चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, कि बैंक में जमा किया
किसका चेक प्राप्त होता? श्याम से। लेकिन जब प्राप्त हुआ और दूसरे दिन जमा करने जाते हैं तो फिर उसको क्या माना जाता है? पहले दिन जो प्राप्त हुआ उसको कैश माना कि कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम, और दूसरे दिन जब जमा करने जाएंगे तो बैंक खाता डेबिट टू कैश। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि कैश से कैश कट गया, पहले जमा हुआ और माइनस हो गया, तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बचा। बात तो वही आई है। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा नियम बदल गया है। अब क्या हो गया है कि इसको कैश न माना जाए इसको क्या माना जाए? चेक इन हैंड। इसको क्या माना जाए? चेक इन हैंड। कैश मानने के बजाय अब क्या माना जाए? चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर नेम। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम। 10,000 का हमें चेक प्राप्त हुआ। फिर दूसरे दिन जब हम जमा करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कितना अंतर आ गया? ये जो हम कैश लिख रहे थे, ये कैश की जगह अब हमें क्या लिखना है? चेक इन हैंड लिखना है। क्यों? क्योंकि रियल में हमें कैश थोड़ी ना मिला है। कैश का मतलब होता है नगद मिलना। नगद मिलना मतलब हमारे पास पैसा आया, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आया, हमारे पास तो चेक आया, और चेक इन हैंड होता है। तो जिस दिन, अब यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। अब ये दोनों कंडीशन को मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है? चेक प्राप्त होना और उसी दिन जमा करना। चेक प्राप्त होना और बैंक में उसी दिन जमा करना। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। राम से चेक प्राप्त हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री कर ली। हमें चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। दूसरी कंडीशन कौन सी है? चेक प्राप्त होना और दूसरे दिन जमा करना। ठीक है, चेक प्राप्त करना और दूसरे दिन जमा करना। तो पहले दिन हमें चेक प्राप्त होगा और उसके अगले दिन या 2 दिन बाद हम बैंक में जमा करने जाएंगे। तो हमें आज प्राप्त हुआ, तो आज हमने क्या लिखा? आज हमने उसे क्या लिखा? चेक इन हैंड। क्या लिखा उसे हमने? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड डेबिट टू राम। चेक इन हैंड डेबिट टू राम। आज हमारे हाथ में चेक आया, किससे प्राप्त हुआ? राम से। फिर दूसरे दिन क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरे दिन हम बैंक में उसे जमा करने गए, तो बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। हमारे पास जो हाथ में चेक था उसको हमने बैंक में जमा कर दिया। तो ये यदि 10,000 का चेक था तो हमने ये इस प्रकार से उसकी हम एंट्री कर देंगे। अब देखो इसका प्रभाव क्या हुआ? चेक इन हैंड एक बार डेबिट हुआ और चेक इन हैंड एक बार क्रेडिट हो गया। तो क्या हो गया? ये यहाँ से कट गया और ये यहाँ से कट गया। क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। यही वाली एंट्री आ गई, ये वाली और ये वाली सेम। इसमें केवल इतना सा अंतर है, जिस दिन हमें चेक प्राप्त हुआ उसी दिन बैंक में जाकर जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम। और दूसरी कंडीशन, आज प्राप्त होना और 4 दिन बाद जमा करना। तो जिस दिन प्राप्त हुआ उस दिन लिखेंगे चेक इन हैंड टू कस्टमर नेम, और जब 4 दिन बाद जमा करने जाएंगे तो बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। पहले चेक इन हैंड डेबिट हो गया और बाद में चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया। तो हमें ऐसा काटना नहीं है, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए ये वाली मैंने बताई है। हमें ऐसा काटना नहीं है, हमें तो एंट्री ऐसी करना है, ये वाली एंट्री हमें करना है।
ठीक है, तो आप लोगों को ये वाली एंट्रियाँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज चेक वाली इतनी एंट्रियाँ, ठीक है। अब जो बची हुई जो एंट्रियाँ हैं कल फिर हम मिलने वाले हैं, तो कल 8 बजे कल फिर इसी समय 8 बजे हम लाइव मिलेंगे। तो आप सभी फिर से सभी बच्चे ज्वाइन होंगे और बैंक का संबंधी जो एंट्रियाँ हैं हम फिर से उसको आज जो मैंने बताई है उनको फिर से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी बैंक की जो एंट्रियाँ हैं उसको समझेंगे, क्योंकि आज के समय में बैंक से ही सबसे ज़्यादा लेन देन होता है। और बैंक में किस प्रकार से एंट्री की जाती है, बैंक की एंट्रियाँ आती ही है, परीक्षा में बैंक से रिलेटेड एंट्री आएगी ही। इसलिए हम उसको कल के जो पढ़ने वाले हैं, कल जो हम लाइव मिलने वाले हैं 8 बजे, उसमें बैंक संबंधी एंट्रियों को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे जितने भी ज्वाइन हैं वो सब मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइक है इसके बाद में शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन जो होती है इस बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप लोगों को मेरे जो भी लाइव क्लासेस होती है, नया वीडियो होता है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग सभी मेरे साथ जुड़े और ऐसे जुड़े रहें। बाय।